हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर फर्स्ट इसका आपको इससे पहले दिया जा चुका है। आज इसका लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने मेथड ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में रीड किया था। मेथड ऑफ चार्जिंग आपको मैंने क्लियर किया था। देर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। लास्ट टॉपिक आपको बाय इंडक्शन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू में इसके बाद इसका टॉपिक आता है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो यूनिट्स है ये डिफरेंट यूनिट्स होती है बेटे। फर्स्ट यूनिट हमारे पास जो आती है वो है प्रैक्टिकल यूनिट। अगर हम देखें जो प्रैक्टिकली जो यूज की जाती है इसकी प्रैक्टिकल यूनिट, वो प्रैक्टिकली यूनिट यूज की जाती है एम्पियर आवर, एम्पियर इनटू आवर। क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये कैसे आई, तो सिंस वी नो Q इक्वल टू आई टी और I इक्वल टू Q अपॉन टी। ऑलरेडी 10th क्लास में हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इक्वल टू Q अपॉन टी था, तो Q इक्वल टू आई टी, देन I एम्पियर और T आवर। यहाँ से तो प्रैक्टिकल यूनिट इसकी एम्पियर आवर आती है। जैसे अपन बोलते हैं mAh, मिली एम्पियर आवर, तो ये आपके पास एम्पियर आवर प्रैक्टिकल यूनिट है। एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, एसआई यूनिट ये होती है बेटा कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम होती है। और जो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ये होती है बेटा स्टेट कूलाम या ESU, स्टेट कूलाम और ESU। इसका पूरा जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। कूलाम और ESU में एक रिलेशन होता है जो हमारे माइंड में रहना चाहिए। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, स्टेट कूलाम। ये क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो जाता है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड ESU और स्टेट कूलाम। अनदर यूनिट एक और होती है, वो अनदर यूनिट जो है, अनदर यूनिट वो होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, that is another unit of charge। और 1 EMU equal to 3 into 10⁻10 ESU or 10 कूलाम। that is the relation between EMU, ESU and कूलाम। ओके। और जो बिगेस्ट यूनिट इसकी होती है चार्ज की, वो बिगेस्ट यूनिट ली जाती है फेराडे। चार्ज की बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी जो यूनिट है जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है वो है फेराडे। ये जो फेराडे है ये होती है 96500 कूलाम। कुछ बुक्स में 96480 लिखा जाता है, लेकिन राउंड फिगर में इसको हम यूज करते हैं 96500 कूलाम। तो डोंट कंफ्यूज, ये बिगेस्ट यूनिट मानी जाती है, सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है किसकी? चार्ज की। तो इस तरीके से चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स आपके पास है। अब यहाँ से इस Q इक्वल टू आई टी के बेस पर आपको हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्लियर कर देते हैं।
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो ये हो जाएगा बेटा, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, और जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए A1 यूज करते हैं और टाइम के लिए T1 यूज करते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा चार्ज का वो होगा M0 L0 T1 A1। ये आपके पास चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो इस फॉर्मूले के बेस पर हमने नोट किया है, Q इक्वल टू आई टी। तो ये यहाँ पर I का एम्पियर A1 और T का टाइम T1। तो इस तरह से ये SI यूनिट, CGS यूनिट मीन्स यूनिट ऑफ चार्जेज एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्जेज, ये सारी बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। इसके बाद आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप जानते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लर्न करा चुका हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज का जो डिफरेंस दिया था वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये माइंड में रहे आपके कि द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन गिव्स टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपके पास यही होती है, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। थर्ड सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर while one positive and another negative attract to each other। तो that is the second property। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है दोनों, तो जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। फर्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई, द लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आर रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्ट। क्लियर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसमें हमने एक पहले हेडिंग डाला है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वन वर्ड में इस थर्ड प्रॉपर्टी को बोला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो क्या बेटा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स सम और मल्टीप्लीकेशन डज नॉट वेरीफाई बाई वेक्टर लॉज। इसका जो सम या एडिशन किया जाता है या इसका मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो वो वेक्टर रूल्स का, वेक्टर लॉज का ओबे नहीं करता है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज को यदि ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसका एल्जेब्रिक सम आता है, ना कि वेक्टर सम। वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम में क्या डिफरेंस है, ये बात अपने माइंड में आएगी। वेक्टर सम में हम डायरेक्शन का मेंशन करते हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं कि कौन किधर है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ये क्या। और यहाँ स्केलर क्वांटिटी होने के कारण जो एल्जेब्रिक सम लेते हैं, एल्जेब्रिक सम में अगर प्लस चार्ज है तो प्लस में कनेक्ट करेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस में कनेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये आपके पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यहाँ +2 माइक्रोकूलाम, -1 माइक्रोकूलाम, +3 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम, और आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम जब आप देंगे बेटा तो +2
-1 +3 -2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये +2 माइक्रो कूलम इस टोटल सिस्टम का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसको सिंपल वर्ड में यही है, वापस सुन लीजिए। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास है इसमें वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या मतलब है इसका? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है बेटा कि इफ यू चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दें, सिस्टम चेंज कर दें, तो चार्ज की क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करो इस रोड में 5 माइक्रो कूलम चार्ज है जब ये रेस्ट पर है। अब इस रोड को आप लेकर और किसी गतिशील बस में बैठ गए, मूविंग बस में आप बैठ गए, तो क्या इसका चार्ज चेंज होगा? नहीं होगा, इसका चार्ज वही 5 माइक्रो कूलम रहेगा। तो यहाँ ये बात आती है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स चाहे आप रेस्ट पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करो, चाहे आप मोशन में चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको चार्ज की वैल्यू सेम मिलेगी। जबकि मास और चार्ज में ये एक रिलेशन है। अगर 11th में आपको एक टॉपिक पढ़ाया हो तो ध्यान आ रहा होगा, 11th क्लास में एक रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि मास इन मूविंग कंडीशन m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। मीन्स ये रेस्ट मास है, इस m0 को कहा है रेस्ट मास। ये मास इन मोशन है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये मास का तो मोशन के साथ चेंज हो जाता है, बट चार्ज का मोशन के साथ कोई चेंज नहीं होता है। और अब आपके माइंड में आएगी कि हम जनरली फील क्यों नहीं कर पाते। तो जनरली जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही लो होती है, और लो स्पीड होने के कारण हम इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते, या ये नेग्लिजिबल आ जाती है, इसलिए m = m0 बोलते हैं। बट जैसे हेवनली बॉडीज के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो ये रिलेशन मेंटेन करता है। तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या थी हमारे पास? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। समझ गए? वापस सुन लीजिए। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस सिंपल वर्ड में इतना सा है कि चार्ज कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इज इन मोशन और एट रेस्ट, then the quantity of charge in object will be constant, does not depend on the motion. नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये इस तरीके से बेटा कि टोटल एल्जेब्रिक सम, अब हम एल्जेब्रिक सम ही वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर चार्ज के लिए, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम के लिए एक वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड का वर्ड का अर्थ भी समझ लीजिए। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में ये आइसोलेटेड सिस्टम एक टॉपिक हुआ करता था, और आपको पता होगा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है द सिस्टम विच डू नॉट एक्सचेंज हीट एंड मैटर विद सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर का जो सिस्टम एक्सचेंज नहीं करता है
वो सिस्टम क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ये सिस्टम अपने चार्ज या अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सराउंडिंग के साथ किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं करेगा, या यूँ कह दीजिए जैसे ये चार्जिंग बॉडी आपने रख दी और इसके चारों तरफ इसके सराउंडिंग में और अनदर चार्ज रख दिया तो उसका इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या इसकी चार्ज की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें अगर 5 माइक्रोकूलम चार्ज पहले है और आपने कोई अनदर बॉडी लाकर रख दी तो भी इसमें 5 माइक्रोकूलम चार्ज ही रहे, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो अगर कोई भी आपसे पूछे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपको क्या देना है? द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज of a isolated system remains constant always। यही आपके पास क्या है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे एक तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आप देखो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कैसे समझाया है। जैसे सपोज ये ग्लास रोड और ये सिल्क क्लॉथ, अब ये ऑलरेडी सेपरेटेड है तो इस पर भी जीरो चार्ज और इस पर भी जीरो चार्ज, तो टोटल सम ऑफ चार्ज क्या हुआ? जीरो। ओके, अब आपने इसको इस पर रब किया, रब करते ही आपने, जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में मैंने समझाया था, रब करते ही इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज की हो गई और ये नेगेटिव चार्ज की। हमने कहा कि सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले वो इसी पर जाए और कहीं नहीं जाए। तो अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो वो जो क्लॉथ है, सॉरी रोड जो है, इस रोड पर तो जो चार्ज आएगा वो +5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा, और जो क्लॉथ है इस क्लॉथ पर चार्ज जो आएगा वो -5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा। मीन्स ये +5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये -5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर दोनों का सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको? जीरो। इन दोनों का सम करने पर वापस जीरो। तो पहले भी जीरो ही था जब ये सेपरेट थे, और जब आपने रब करके इस सिस्टम को लिया तब भी टोटल एल्जेब्रिक सम क्या आ रहा है? जीरो। इट मीन्स चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 नाइट्रोजन 14, इस पर आप एल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम न्यूक्लियस, आपको मालूम होगा, नहीं तो ये माइंड में आप बिठा लें। एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं 7 नाइट्रोजन 14 पर, तो आपको यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन का एक आइसोटोप मिलता है, और साथ में एक प्रोटॉन बाहर निकलता है। ये प्रोटॉन है। किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज माइंड में बिठा लेना। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस एलिमेंट, तो आप ये याद रखें, किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज ऑलवेज, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कोई भी आपसे पूछता है तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज आपको बताना है +ZE, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी क्या है यहाँ? 7, तो 7 है तो इसका जो चार्ज होगा वो +7E हो गया। हीलियम का कितना है? +2E हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया यहाँ पर? +8E, और प्रोटॉन का +1E। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द चार्ज ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, तो आपका जवाब आएगा +11E। आई थिंक समझ गए होंगे। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द चार्ज ऑफ मैग्नीशियम न्यूक्लियस, तो आपका जवाब आना चाहिए +12E। व्हाट इज द चार्ज ऑफ कार्बन न्यूक्लियस? +6E। तो किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज आपको बताना है तो क्या बताना है? +ZE। तो ये यहाँ पर चार्ज इन LHS
या चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू 7E प्लस 2E, हाउ मच, 9E. चार्ज आफ्टर रिएक्शन इक्वल टू 8E प्लस E इक्वल टू 9E. तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज कंजर्व रहता है. तो दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. थर्ड आप रेडियो एक्टिविटी में भी ले सकते हैं. रेडियो एक्टिविटी में भी चार्ज कंजर्व रहता है. रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कुछ न्यूक्लियस नेचर में ऐसे होते हैं जो विदाउट एनी एक्शन कंटिन्यूअस रेडिएशन एमिट करते रहते हैं. उन न्यूक्लियस को कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. तो रेडियो एक्टिविटी में जैसे 90 थोरियम, 92 यूरेनियम, 238, इसको आपने फ्री छोड़ दिया तो ये क्या करता है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और साथ में 90 थोरियम 234 में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब आप देख लीजिए LHS में जो चार्ज हुआ 92E हुआ, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पूरा समझाया. इसका RHS में चार्ज हुआ 2E प्लस 90E, तो 2E और 90E टोटल 92E हो गया ना. तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी में भी चार्ज कंजर्व रहता है. क्लियर. और एक और एग्जांपल इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हमारे पास है इन कपल फॉर्मेशन. कपलिंग फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, एक बात यहाँ पर बताई गई है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में. कपलिंग फॉर्मेशन में क्या है कि 2 गामा फोटोन ऑफ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, डेफिनिट है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसका भी अर्थ समझ लीजिए. मेगा का मतलब होता है, मेगा मीन्स 10 टू पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मतलब होता है ईवी का, ये होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल. तो when 2 gamma photon of 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है गामा फोटोन की. क्लियर. तो when 2 gamma photons of 1.02 mega electron volt energy collide to each other, then a positron and an electron is formed. 0 गामा 0 प्लस 0 गामा 0, ये गामा फोटोन को शो करने का है. न तो इसका कोई चार्ज होता है और न ही कोई रेस्ट पोजीशन में इसका मास होता है. और ये -1E0 और ये +1E0, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज पोजिट्रॉन. कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ या नेगेटिव पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं, नेगेटिव पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव पार्टिकल जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, पोजिट्रॉन. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन का मास इक्वल होता है, बट इनकी चार्ज की जो नेचर है ये अपोजिट होती है. ये -1 और वो +1. तो बिफोर रिएक्शन 0 था, आफ्टर रिएक्शन भी 0 हो गया, -1 +1 0. तो इस तरीके से ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है. इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो 6th प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसका मतलब इतना सा बेटा कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स इनटू इंटीजर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की इंटीजर फॉर्म में होता है. इंटीजर फॉर्म से मतलब
1e, 2e, 3e, 4e, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 1, 2, 3, 4, 5 इस कंडीशन में ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 1/3 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 3/2 इलेक्ट्रॉन आपके पास ट्रांसफ़र हो जाए। अपन ने ऐसा कभी नहीं सुना। ऑलवेज हमने यही सुना है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए या 1 इलेक्ट्रॉन कमिंग इन, 2 इलेक्ट्रॉन कमिंग इन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो उसको अपन कहते हैं कि ऑलवेज चार्ज ऑन अ बॉडी और चार्ज ऑन अ एटम रिमेन्स इन इंटीजर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर? तो ये लिखा जाता है Q इक्वल टू NE। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, एक बार नहीं जाने कितनी बार आ गया। व्हाट डू यू नो अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो आपको इतना सा लिखना है, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स इन इंटीजर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बस एक लाइन याद रखो, चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इन द क्वांटिटी इंटीजर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज इन नेचर? नेचर में मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है? तो मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज जो होगा या मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज अगर आप लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्वांटा ऑफ चार्ज। आपको जस्ट मैंने बताया कि ये इंटीजर फॉर्म में होता है, तो मिनिमम से मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है या आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट। सो देयर विल बी Q इक्वल टू 1e मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज द मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज। ये सेकेंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन एक और आया है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 1 कूलम चार्ज? तो N इक्वल टू Q अपॉन E, दैट इज 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑन सॉल्विंग 10⁻19 अपॉन 1.6, इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। डिवीजन करके सोल्व करोगे तो ये आंसर आपके पास आएगा बेटा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होंगे 6.25 इंटू 10⁻18, तब 1 कूलम चार्ज से चार्जिंग होगी कोई भी बॉडी। अगर उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं तो नेगेटिवली चार्ज होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी यूँ भी आ जाता है, इज इट दिस चार्ज इज पॉसिबल? क्या ये चार्ज संभव है? तो उसके लिए आपको N निकालना है। जो भी चार्ज उसने दे रखा है वो यहाँ रख दो, E की वैल्यू रख दो। अगर N की वैल्यू इंटीजर में आती है 1, 2, 3, 4, 5 या मतलब इंटीजर फॉर्म में आती है N की वैल्यू, तो चार्ज पॉसिबल है। अगर इंटीजर फॉर्म में नहीं आती और पॉइंट फॉर्म में आती है या फ्रैक्शनल फॉर्म में आती है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो टुडे दैट इज लास्ट टॉपिक। थैंक्स बेटा।